हाय, मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं मेरे चैनल मैथियापा में। हम लोग देख रहे हैं कंप्यूटर क्लासेस। कंप्यूटर क्लास है ये, ठीक है। और ये किसकी है? थ्योरी की है आपकी, ठीक ना। प्रैक्टिस सेट आपका चल रहा है, उसको भी देखिएगा। लेकिन ये जो है थ्योरी है, ऑलमोस्ट जो है कंप्यूटर में जो थ्योरी क्लासेस है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अभी आपका जो बचा है ई गवर्नेंस, ठीक। ई गवर्नेंस जो है आज का टॉपिक रहने वाला है। ई गवर्नेंस है, आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ई गवर्नेंस होता है इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ई मतलब क्या हो गया आपका? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ठीक। ये हो गया। जी मतलब क्या हो गया आपका? गवर्नेंस हो गया, ठीक। तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस हो गया। ई गवर्नेंस, ये कभी कभी इसका जो है फुल फॉर्म भी आपसे जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है। ई गवर्नेंस में ई का मतलब क्या होता है? तो आपको बताना है, इलेक्ट्रॉनिक बताना है, ठीक है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, सरकारी सूचनाओं और सेवाओं को नागरिक तक डिजिटल माध्यम से पहुंचाना है, ठीक है। मतलब क्या होता था कि पहले जो है लोग क्या करते थे, कोई लेटर निकलता था, ठीक। कोई लेटर निकलता था, वो पब्लिश होता था, तब लोगों को जा करके पता पड़ता था कि ये स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से चल रही है, या फिर ये चीज़ें होने वाली हैं, या फिर हो रही हैं। लेकिन अब क्या होता है कि उसको जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो है पोर्टल एक बनता है, उस पर जो है लॉन्च कर दिया जाता है, तो लोगों तक वो जो है जल्दी पहुंच जाता है। लोग उसको जल्दी देख भी सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो सेवाएं होती हैं, वो नागरिकों को जो है पहुंचती हैं, डिजिटल माध्यम से पहुंचती हैं, ठीक है। तो उसी को बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का मतलब यही होता है, ठीक। ताकि शासन में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही भी बनी रहेगी, ठीक है। और इससे क्या होता है, लोगों तक तो इन्फॉर्मेशन जल्दी पहुंचता ही पहुंचता है, प्लस उसके साथ में पारदर्शिता भी बनी रहती है और जवाबदेही भी जो है बनी रहती है, ठीक ना। ठीक, मतलब एक इससे जो है थोड़ा सा जो करप्शन होता है वो पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट चीज़ें जो है खत्म हो जाती हैं, ठीक है। ई गवर्नेंस के मुख्य स्तंभ देख लेते हैं, पिलर्स देख लेते हैं। पहला लोग, फिर प्रक्रिया, फिर प्रौद्योगिकी, फिर संसाधन, ठीक। लोग का मतलब क्या? वे नागरिक और सरकारी कर्मचारी जो इन सेवाओं का उपयोग करते हैं, ठीक है। फिर है प्रक्रिया, ठीक। सरकारी कार्यों को सरल बनाने के लिए बनाई गई डिजिटल कार्य प्रणाली, ये हो गया आपका प्रोसेस। फिर है टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट, ये आपकी जो है टेक्नोलॉजी है। रिसोर्सेज मतलब संसाधन, वित्तीय और ढांचागत सहायता, ये जो है चार जो है आपके 1 2 3 4 पिलर हैं आपके जो है ई गवर्नेंस के। आते हैं, देखते हैं ई गवर्नेंस के प्रकार, ठीक। पहला है G2C मोड। इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। G2C मतलब क्या? गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, ठीक ना। G2 मतलब क्या? ये वाला टू हो गया। जी मतलब गवर्नमेंट हो गया, सी मतलब क्या हो गया? सिटीजन हो गया, ठीक। गवर्नमेंट टू सिटीजन हो गया, ठीक। G2B मतलब गवर्नमेंट टू बिजनेस हो गया। G2G मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो गया। G2E मतलब गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय हो गया, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब इसमें देखिए, सरकार से नागरिकों तक सेवाएं, आय, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, ऑनलाइन बिल भुगतान के लिए G2C है, गवर्नमेंट टू सिटीजन के लिए, ठीक ना। गवर्नमेंट टू सिटीजन, सिटीजन मतलब क्या है यहाँ पे? जो सिटीजन मतलब सरकार के, भारत सरकार के नागरिक हैं, या स्टेट सरकार के उत्तर प्रदेश सरकार या फिर कोई भी स्टेट सरकार के नागरिक हैं, वो सब अपनी जो है आय, जाति, राशन कार्ड, ऑनलाइन, ये सब जो है इनका जो है बिल का भुगतान वो सब जो है कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें जो है इसमें बताई जा रही है G2C में। अब G2B में क्या है? गवर्नमेंट टू बिजनेस, मतलब सरकार और व्यवसायों के बीच में लेन देन अगर किया जा रहा है तो वो G2B मतलब बिजनेस में चला जाएगा। जैसे GST पोर्टल हो गया, ई टेंडरिंग हो गया, लाइसेंस पंजीकरण हो गया, ये सब क्या है? G2B में है, ठीक। G2G मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो गया, ठीक। एक सरकारी विभाग से दूसरे विभाग तक सूचना, जैसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो गया, विभागों के बीच में डेटा का साझा करना, ये जो है G2G के माध्यम में आ जाता है, ठीक। G2E का मतलब गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय हो गया, ठीक। मतलब सरकार और कर्मचारियों के बीच संचार, ऑनलाइन सैलरी स्लिप हो गया, पेंशन सेवाएं हो गया, ई सर्विस बुक हो गया, जैसे रेलवे वालों के लिए, ठीक। जो रेलवे वाले हैं, ठीक ना, जो रेलवे कर्मचारी हैं, उनके लिए क्या है आपका? रेस है। क्या है? रेस है, ठीक ना। रेस है, इस पर क्या है? वो अपना सैलरी स्लिप देख सकते हैं, और उनका सैलरी स्लिप पूरा का पूरा इस पर जो है अपडेट होता रहता है हर महीने। तो ये क्या हो जाएगा आपका? G2 गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय हो जाता है, ठीक है। ठीक, ऐसे हर स्टेट का अपना जो है एक एप्लीकेशन होता है जिसपे आप अपने सैलरी को देख सकते हैं। और भी चीज़ें होती हैं, जैसे पेंशन सेवाएं हैं, ई सर्विस बुक है, इन सबको आप देख सकते हैं, ठीक है।
ठीक। तो ये चीज़ें क्या है आपकी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। तो आपको 4 चीज़ ध्यान रखनी। G2C मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2B मतलब गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय हो गया। सबका मैंने बता दिया क्या कैसे है, ठीक। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अब बेनिफिट के बारे में देख लेते हैं। भ्रष्टाचार में कमी हो गई है, ठीक है। डिजिटल माध्यम से बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है, समय की बचत होगी, नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं, पारदर्शिता हो गई, हर लेन देन और फाइल का रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध होता है, त्वरित निर्णय, सूचनाओं का आदान प्रदान तेज होने से काम की गति बढ़ती। जैसे मान लीजिए कि मैं एक जो है वो हूँ सरकारी कर्मचारी हूँ, ठीक है। मेरी सैलरी स्लिप, मान लीजिए मैं रेलवे में काम कर रहा हूँ, मेरी सैलरी स्लिप जो है रेस से आ जा रही है, ठीक ना, ठीक। अब मुझे मान लीजिए अगर ये रेस ना होता तो मुझे जो है सरकारी स्लिप जो है गवर्नमेंट की तरफ से मिलती, ठीक ना। और वो ज़रूरी नहीं कि आज मेरी सैलरी 31 तारीख को आ गई तो आज एक दिन मिल जाए, हो सकता है 5 दिन या 10 दिन लेट मिले, ठीक है। ये भी हो सकता और भी लेट हो जाए, ठीक है। ठीक, हो सकता है कि मैं नहीं हूँ, जिस दिन मिल रहा उस दिन मैं नहीं ले पाया, कुछ दिन की छुट्टी पे गया हूँ, उसके बाद में आया तो मुझे नहीं मिला, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो है ये आपका जो है ई गवर्नेंस सिस्टम आया है, ठीक है। और उसमें भी ये किसके अंदर आएगा, G2E के बारे में आ जाएगा, ठीक ना, G2E। तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, देखिए भ्रष्टाचार में भी इसमें कमी आती है, समय की आपकी बचत भी होती है, पारदर्शिता भी रहेगी, मतलब जो कुछ रहेगा ऑनलाइन रहेगा, आप उसमें सब कुछ जो है, अगर एप्लीकेशन है तो उसमें सब कुछ आप देख सकते हैं, क्या आपके जो है अलाउंसेस लगे हैं, क्या नहीं लगे हैं, कितने आपके पैसे बन रहे हैं, कितने दिन की ड्यूटी आपने किया, तुरंत के तुरंत आप देख करके जो है ऑनलाइन पोर्टल पे जा करके ग्रीवांस में जा करके आप उसको सबमिट भी कर सकते हैं, ठीक है। और त्वरित निर्णय भी आप ले सकते हैं, सब कुछ सूचनाओं का आदान प्रदान जो है बहुत तेज़ी से हो जाता है इन सब चीज़ों में। ये बेनिफिट थे, ठीक। अब जो है भारत में प्रमुख ई गवर्नेंस पहल देख लेते हैं। भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान के तहत कई महत्वपूर्ण पोर्टल और ऐप्स शुरू किए हैं, ठीक। जैसे क्या हो गया आपका उमंग ऐप हो गया, एक ही ऐप पर केंद्र और राज्य सरकार की सैकड़ों सेवाएं जो है आपको मिल जाएंगी, उमंग ऐप हो गया, ठीक। डिजी लॉकर हो गया, दस्तावेजों को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए डिजी लॉकर का यूज करते हैं। MyGovernment.in नागरिकों से सुझाव और फीडबैक लेने का जो मंच है ये। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसको DBT बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजना, ये क्या हो गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब इसके स्टेजेस देख लेते हैं, कुछ ई गवर्नेंस के चरण देख लेते हैं। जैसे सूचना, इंफॉर्मेशन, सरकारी वेबसाइटों पर केवल जानकारी उपलब्ध कराना, इंफॉर्मेशन। सहभागिता, इंटरेक्शन, नागरिकों को फॉर्म डाउनलोड करने या प्रश्न पूछने की सुविधा देना, ये हो गया। लेन देन, ट्रांजेक्शन हो गया आपका, परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ये सब चीज़ें जो है आपकी जो है ई गवर्नेंस के स्टेजेस है। इसमें चैलेंजेस क्या आती हैं वो चीज़ देख लीजिए। डिजिटल साक्षरता, मतलब ये कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको जो है टेक्नोलॉजी का अगर कम ज्ञान है तो इसका यूज जो है वो थोड़ा कम कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से जो है डिजिटल साक्षरता होना ज़रूरी है। साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी होनी बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि डेटा चोरी और हैकिंग का जो है खतरा बना रहता है। बुनियादी ढांचा हो गया, ठीक। सुदूर इलाकों में इंटरनेट और बिजली की कमी की वजह से जो है ये चीज़ें नहीं पहुंच पाते, तो उसको दूर करना। भाषा की बाधा, अधिकतर सेवाएं अंग्रेजी में होना, यद्यपि अब हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं पर भी जोर दिया जा रहा है, ठीक है। भाषा की जो है बाधा भी होती है इसमें कहीं कहीं पे, ठीक। आगे चलते हैं। हाल के वर्षों में लॉन्च की गई प्रमुख ई गवर्नेंस पहल के बारे में देख लेते हैं। पहला संचार साथी, ठीक है। संचार साथी 2023 खोए हुए मोबाइल को ट्रैक करने और सिम कार्ड धोखाधड़ी रोकने के लिए संचार साथी का उपयोग किया गया। संचार साथी मतलब क्या हो गया आपका, खोए हुए सिम को ट्रैक करना या मोबाइल को ट्रैक करना, ठीक है। भाषिनी क्या 2022 में AI आधारित अनुवाद टूल है जो विभिन्न भारतीय भाषाओं में सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराता है। ई श्रम पोर्टल क्या है, 2021 में असंगठित क्षेत्र श्रमिकों का डेटाबेस बनाने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा देने के लिए ई श्रम पोर्टल का जो है स्टार्टिंग किया गया। PM किसान मोबाइल ऐप 2023 फेस और किसानों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से eKYC पूरा करने के लिए जो है PM किसान मोबाइल ऐप बनाया गया, ठीक। गति शक्ति संचार 2022 में ब्रॉडबैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए केंद्रीकृत राइट ऑफ वे ROW राइट ऑफ वे मंजूरी के लिए जो है गति शक्ति संचार का जो है निर्माण किया गया। मेरी लाइफ मैप 2023 पर्यावरण संरक्षण के लिए नागरिकों को व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों के लिए प्रेरित करना, ठीक। ये आप याद रखिएगा, मेरी लाइफ ऐप 2023, ठीक ना, मेरी लाइफ ऐप 2023, इसको याद रखिए, एक बार बोलिए मेरी लाइफ 2023, ठीक ना, मेरी लाइफ ऐप 2023,
2023। ठीक, पर्यावरण संरक्षण के लिए नागरिकों के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों के लिए प्रेरित करना। ठीक, तो ये इन्वायरमेंट के लिहाज से जो है, जो आपका 10 मार्क्स का है उसके लिए जो है ये जरूरी हो जाता है। मेरी लाइफ ऐप 2023, ठीक, या फिर मेरी लाइफ ऐप कब लॉन्च किया गया, 2023। ये किससे रिलेटेड है, तो पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड। ठीक, एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स 2021 छात्रों के शैक्षणिक डेटा और क्रेडिट्स को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के लिए एबीसी है। ई रूपी 2021 डिजिटल भुगतान के लिए एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट है। क्यूआर कोड और एसएमएस वाउचर के लिए ये है। यूएल पिन क्या है, यूनिक लैंड पार्सल आईडी। ठीक, यूनिक लैंड पार्सल आईडी 2021 एक भूखंड एक पहचान, मतलब जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए यूएल पिन का यूज किया जाने लगा। यूनिक लैंड पार्सल आईडी हो गया। ठीक, एआई आधारित ई गवर्नेंस भाषणी है ये। ठीक है आपका। नेक्स्ट है आपका 5G और कनेक्टिविटी पहल। सरकार ने हाल ही में गति शक्ति संचार पोर्टल के माध्यम से 5G रोल आउट को तेज किया है, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में ई गवर्नेंस सेवाओं की पहुंच सुगम हो सके। ठीक है। डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, इसको बता चुका हूँ, ABDM। ठीक, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2021 के तहत प्रत्येक नागरिक को एक आभा आईडी दी जा रही है, जिससे स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में कहीं भी एक्सेस किया जा सके। ठीक है ना। तो ABM मतलब क्या हो गया आपका, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2021। उसमें क्या दिया जा रहा है, आभा आईडी दी जा रही है। ई प्रमाण पत्र आपको मिल रहे हैं। यह एक मानक आधारित प्रमाणीकरण सेवा है जो विभिन्न सरकारी विभागों को सुरक्षित रूप से नागरिकों की पहचान सत्यापित करने में मदद करती है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय पहल, जैसे उत्तर प्रदेश विशेष देख लेते हैं। ई साथी यूपी मतलब उत्तर प्रदेश सरकार का पोर्टल, जहां से आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाए जा सकते हैं। तो वो क्या है आपका, ई साथी यूपी है। क्या है भैया, ई साथी यूपी है। निवेश मित्र उद्यमियों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, मतलब यहाँ पे आप आने के बाद किसी भी चीज़ को का जो क्लियरेंस लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं, आसानी से पारदर्शिता पूर्वक ले सकते हैं। ठीक है। निवेश मित्र दर्पण पोर्टल क्या है, मुख्यमंत्री और जिला स्तर पर सरकारी योजनाओं की निगरानी के लिए दर्पण पोर्टल जो है बनाया गया है। ई साथी बता ही दिया हूँ। ठीक है, मतलब आय, जाति, निवास, जन्म, ये सब चीज़ें बता दिया हूँ। निवेश मित्र उद्यमियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम। जन सुनवाई IGRS है, जनता की शिकायतों के निवारण के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को शिकायत भेजी जा सकती है जन सुनवाई में। ठीक, यूपी दर्पण में बता चुका हूं मैं, सरकारी योजनाओं की प्रगति की निगरानी और डेटा विश्लेषण के लिए डैशबोर्ड है ये। प्रेरणा पोर्टल क्या करता है, बेसिक शिक्षा विभाग के तहत शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति और शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी के लिए जो है प्रेरणा पोर्टल बनाया गया है। प्रेरणा, ये पूछ लेगा कि प्रेरणा पोर्टल किस विभाग के द्वारा है, तो आप बताएंगे बेसिक शिक्षा विभाग के तहत इसको बनाया गया है। ठीक है, आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एम कवच क्या है, साइबर सुरक्षा और मोबाइल सुरक्षा के लिए तैयार किया गया सरकारी समाधान है ये एम कवच। माइन मित्रा क्या है, माइन मित्र खनन कार्य में पारदर्शिता लाने और अवैध खनन रोकने के लिए पोर्टल ये जो है बनाया गया है माइन मित्रा। माइन से आपको समझ में आ जाना चाहिए, खनन के से रिलेटेड है। भूलेख यूपी, इसमें क्या है, भूमि रिकॉर्ड, खतौनी, खसरा को ऑनलाइन देखने और सत्यापित करने की डिजिटल व्यवस्था। ठीक, अब लेखपाल का पेपर है तो ये जो है उस लिहाज से बहुत ज़रूरी हो जाता है। भूलेख यूपी क्या है, ठीक है, तो ये क्या है आपका एक जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग खतौनी खसरा को जो है ऑनलाइन देख सकते हैं भूलेख यूपी से। अब देख लीजिए आप, जैसे यूपी डिजिटल हेल्थ स्टैक है 2025 में लॉन्च हुआ, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के द्वारा हुआ। श्री ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री जो है इसको देखते हैं। स्मार्ट सिटी 2.0 डैशबोर्ड 2025 में नगर विकास विभाग, श्री AK शर्मा नगर विकास मंत्री, ये देख सकते हैं। ठीक है, प्रवासी यूपी पोर्टल 2026 अप्रवासी भारतीय विभाग के लिए है, श्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री साहब हैं, ये जो है इनके अंडर में ये चीज़ आता है। ठीक, अग्री स्टैक यूपी 2025 कृषि विभाग के लिए एग्री स्टैक है। ठीक ना, अग्री नहीं एग्री स्टैक है, एग्री मतलब एग्रीकल्चर। ठीक, एग्री स्टैक यूपी 2025 कृषि विभाग, श्री सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री हैं। कौन है, श्री सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री। ठीक, कभी ये भी पूछ सकता है भाई कृषि मंत्री यूपी में कौन है, तो श्री सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री हैं। ठीक, एक दिन मैं ऐसा क्लास लेकर आऊँगा उसमें पूरे यूपी के जो है मिनिस्टर्स को जो है देख लिया जाएगा। ठीक है, ई आबकारी 2025 आबकारी विभाग, श्री नितिन अग्रवाल आबकारी मंत्री। ठीक है, हाँ इसको देख लीजिएगा, ये जो मंत्री हैं ये हो सकता है कि अपडेट हो गया हो कुछ, मेरे पास डाटा अगर मैंने पुराना उठा लिया होगा तो इसको जो है आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक ना, क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि वर्तमान में यही है कि नहीं है। मेरे हिसाब से तो ठीक है, अगर किसी में होता है तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है,
ठीक, श्री नितिन अग्रवाल अपना आबकारी मंत्री, ई आबकारी, ठीक है। सेफ सिटी ऐप 2025 गृह विभाग श्री योगी आदित्यनाथ के पास ही है यह विभाग। यूपी सिंगल विंडो 2.0 2026 औद्योगिक विकास के लिए श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी साहब हैं, ठीक है। इसमें क्या उद्योगों को 15 दिनों के भीतर सभी स्वीकृतियां देने हैं, तो जो है ये यूपी सिंगल विंडो 2.0 जो है बनाया गया है, ठीक है। अब देखते हैं नया टॉपिक, देखते हैं ये आपके यहाँ एक स्पेशल टॉपिक है, डिजिटल वित्तीय उपकरण, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, ठीक। ये बनाया गया है, एक स्पेशल टॉपिक है ये आपके यहाँ, ठीक ना। इसको पढ़ना है, समझना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आइए देख लेते हैं। डिजिटल वित्तीय उपकरण कम और अनेक अनुप्रयोग एप्लीकेशन आज के समय में बैंकिंग और लेन देन को सरल, तेज और सुरक्षित बनाने का मुख्य आधार आपका क्या है, डिजिटल वित्तीय उपकरण है, ठीक है। ठीक, डिजिटल फाइनेंशियल टूल है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो बैंकिंग का काम हो गया, लेन देन हो गया, कोई भी लेन देन हो गया, उसके लिए जो है ये जिम्मेदार होता है, ठीक है। प्रमुख डिजिटल वित्तीय उपकरण कौन से हैं? डिजिटल वित्तीय उपकरण वे साधन हैं जिनके माध्यम से हम बिना भौतिक मतलब कि बिना किसी कैश के जो है लेन देन कर सकते हैं, ठीक ना। डिजिटल का मतलब यही हो गया, ठीक। जैसे देखिए आपका यूपीआई का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यह सबसे लोकप्रिय उपकरण है। इसके माध्यम से मोबाइल ऐप जैसे भीम हो गया, गूगल पे हो गया, फ़ोन पे का उपयोग करके सीधे बैंक खाते से पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ई रूपी हो गया, यह एक डिजिटल वाउचर है जिसमें सरकार द्वारा विशिष्ट उद्देश्यों जैसे दवाइयों, शिक्षा की सब्सिडी के लिए भेजा जाता है। यह बिना इंटरनेट और बिना बैंक खाते के भी कीपैड फ़ोन पर एसएमएस या क्यूआर कोड के रूप में काम करता है, ई रूपी, ठीक। आगे चलते हैं, एईपीएस आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, हो सकता है यहीं से क्वेश्चन बन जाए आपका, ठीक है। तो आधार ये टॉपिक है तो एक आध क्वेश्चन तो यहाँ से आना पक्का है, ठीक। 15 क्वेश्चन है, 15 मार्क्स के हैं तो एक आध क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा भाई, ठीक है। आधार हो सकता है यूपीएस का जो है आपसे फुल फॉर्म पूछ, यूपीएस नहीं यूपीआई का, ठीक ना। ये यूपीआई का आपसे फुल फॉर्म पूछ ले, या तो ई रूपी के बारे में पूछ ले, एईपीएस आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के बारे में आपसे पूछ ले। इसमें केवल आधार नंबर और फिंगरप्रिंट का उपयोग करके बैंक से पैसे निकाले या जमा किए जा सकते हैं। यह ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मित्र माध्यम से बहुत प्रभावी है, ठीक ना। क्या बैंक मित्र एईपीएस, आप देखेंगे आजकल बहुत ज़्यादा बैंक मित्र हैं आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। कहीं पे आप जाइए, आधार कार्ड दीजिए और जो है अपना पैसा लीजिए या फिर जमा कर लीजिए, ठीक। तो जो वो लोग करते हैं उन्हीं को बोला जाता है बैंक मित्र बोला जाता है, ठीक। यूएसएसडी स्टार के साथ में तो 99 है, बिना इंटरनेट वाले फ़ोन फीचर के लिए यह सुविधा है जहां कोड डायल करके पैसे भेजे जा सकते हैं या बैलेंस चेक किया जा सकता है, ठीक है। ठीक, डिजिटल वॉलेट, ठीक। जैसे पेमेंट या फिर जो है जैसे पेटीएम या अमेजन पे जहां आप वॉलेट में पैसा लोड करके भुगतान कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल वॉलेट बोलते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो है आपके अकाउंट में नहीं है या फिर आपको जो है तुरंत वो करना है, तो आप जो भी चीज़ यूज करते हैं, जो भी मतलब कि ऑनलाइन पेमेंट करने का जो भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो उसके पास अपना खुद का जो है एक वॉलेट होता है। क्या होता है? वॉलेट होता है। जैसे आप पैसा निकाल करके अपने वॉलेट में पैसा रखते हैं, फिर उसको किसी को देते हैं, वैसे ही ये क्या है आपका कि ये एप्लीकेशन है आपका, एक एप्लीकेशन है, ठीक। और ये बैंक है आपका, ठीक ना, बैंक है। और ये मान लीजिए किसी कस्टमर को देना हुआ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ऑनलाइन जब इसका एप्लीकेशन का यूज करते हैं तो आप अपने बैंक के पास जाते हैं, इससे पैसा मांगते हैं, फिर इसको देता है, मतलब इसके थ्रू जो है फिर यहाँ पे चला जाता है, ठीक। अब यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है कि आप इसके पास गए, पैसा कहें कि भैया हमको दे दो, एडवांस में अपना पैसा अपने पास रखेंगे, तो आप अपना पैसा अपने पास रख लिए, ठीक ना, अपने पास रखे हैं। तो अब किसी को, अब दूसरे कस्टमर को जब आपको पैसा देना है, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसके पास ना जा करके सीधे यहीं से पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक ना। सीधे क्या करेंगे, यहीं से ऐसे पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। अब आपको दोबारा जो है इसके पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे समय की भी बचत होगी और चीज़ें आपके पास भी हैं, तुरंत के तुरंत हाथों हाथ हो जाता है, ठीक। मान लीजिए बैंक का सर्वर काम नहीं कर रहा तो आप नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे जो इस एप्लीकेशन में जो वॉलेट है वहाँ पे आप पैसा रख करके आप तुरंत फटाफट जो है चीज़ों का भुगतान कर सकते हैं। ये हो गया आपका डिजिटल वॉलेट हो गया। फिर कार्ड्स के बारे में देखते हैं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, चिप आधारित कार्ड जिनका उपयोग एटीएम या फिर पीओएस मशीनों पर होता है, ठीक है। अब इसके अनुप्रयोग देख लेते हैं। इन उपकरणों का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों
और जो है और जगहों पे किया जाता है निम्नलिखित रूप से। कौन कौन सा बैंकिंग और भुगतान में देख लेते हैं। P2P मतलब पीयर टू पीयर, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसा भेजना P2P कहलाता, मतलब पीयर टू पीयर कहलाता, ठीक। P2M क्या होता है, पीयर टू मर्चेंट होता है, ठीक। दुकानों पर QR कोड स्कैन करके भुगतान करना P2M है, जिसको पीयर टू मैनेजमेंट मर्चेंट बोलते हैं। P2B मतलब पीयर टू पीयर मतलब आदमी टू आदमी। P2M मतलब कि पीयर टू मर्चेंट मतलब कि जो है इसमें जो है QR कोड को स्कैन करके भेजा जाता है। बिल पेमेंट क्या होता है, बिजली पानी गैस और मोबाइल रिचार्ज घर बैठे भुगतान करना बिल पेमेंट हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सरकारी सेवाएं, जिसको बोलते हैं G2C बोलते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट टू सिटीजन, DBT मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया। सरकारी योजनाओं की सब्सिडी जैसे किसान सम्मान निधि, गैस सब्सिडी सीधे लाभार्थी खाते में भेजना, ठीक है। टैक्स कलेक्शन, GST इनकम टैक्स का डिजिटल भुगतान करना भी जो है इसी के अंदर आ जाता है, ठीक। वित्तीय समावेशन का काम करते हैं हम लोग। दूर दराज के गाँव में जहाँ बैंक नहीं है वहाँ माइक्रो ATMs AEPS के जरिए बैंकिंग सेवाओं को पहचाना भी जो इसी का जो है एक अंग माना जाता है, ठीक है। आइए लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। लाभ है विवरण है, सुविधा 24/7 कभी भी और कहीं पे भी लेन देन संभव है, ठीक। पेटीएम का यूज करते हैं आप, कभी भी कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। पारदर्शिता, हर लेन देन का डिजिटल रिकॉर्ड आपके पास होता है जिससे भ्रष्टाचार कम होता है। लागत में कमी, कागजी कार्रवाई और बैंक जाने का खर्च आपका बचता है। सुरक्षा, नकदी चोरी होने का डर नहीं रहता यदि पासवर्ड सुरक्षित रखा जाता है तो, ठीक है। सुरक्षा और सावधानियाँ क्या है इसमें, डिजिटल उपकरणों का उपयोग करते समय कुछ महत्वपूर्ण सावधानियाँ आवश्यक है। पहला, पिन या OTP साझा नहीं करना चाहिए। कभी भी अपना UPI पिन या मोबाइल ऐप पर आया OTP किसी को ना बताएं, हो सकता है अगर आपने बता दिया तो आपका अकाउंट खाली भी हो सकता है, ठीक है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखना चाहिए। अपने ऐप्स पर बायोमेट्रिक या एक्स्ट्रा पासवर्ड लॉक लगा कर रखें, मतलब कि 2 फैक्टर जो है ऑथेंटिकेशन इसमें होना चाहिए, ठीक ना, मतलब 2 तरीके के पासवर्ड इसमें होने चाहिए। अनजान लिंक, SMS या ईमेल पर आए संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। तभी क्लिक करिए जब तक आप श्योर ना हो जाए कि ये जेन्युइन है या फिर सही है। डिजिटल वित्तीय लेन देन का प्रवाह, जैसे क्या हो गया, डिजिटल ट्रांजैक्शन साइकिल यूज़र हो गया, फिर ऐप हो गया, NPCI बैंक गेटवे मर्चेंट रिसीवर हो गया, ठीक। प्रेषक, इसमें जो है जरूरी कौन है, सेंडर। मध्यस्थ मतलब NPCI जो बैंक है वो मध्यस्थ हो गया। प्राप्तकर्ता मतलब रिसीवर, मतलब मैं जो है सेंडर हो गया, आपको पैसा भेज रहा हूँ, आप रिसीवर हो गए जो आप जो है पैसा रिसीव कर रहे हैं। बीच में क्या हो जाएगा आपका, NPCI हो गया, ठीक, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। NPCI या फिर मान लीजिए कोई क्या हो गया यहाँ पे बैंक हो गया, ठीक। आप जिसके थ्रू क्या करेंगे, पैसा जो है यहाँ पे सेंड करेंगे, ठीक। ये मध्यस्थ का काम करता है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट आपका NPCI, देखिए फुल फॉर्म इसका पूछा जाता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI की स्थापना कब हुई थी, 2008 में हुई थी। कब हुई थी भैया, 2008 में हुई थी NPCI की स्थापना। इसका मुख्यालय कहाँ पे, मुंबई में है। भूमिका, भारत में सभी खुदरा भुगतान रिटेल पेमेंट प्रणालियों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। यह भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस 11 अप्रैल 2016 को जो है तत्कालीन RBI गवर्नर रघुराम राजन द्वारा इसमें जो है लॉन्च किया गया था। UPI कब लॉन्च किया गया था ये पूछा जा सकता है, 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था, ठीक। जो NPCI है, ठीक ना, NPCI है, ये कब हुआ था, 2008 में हुआ था। और UPI कब हुआ है, 11 अप्रैल 2016 में हुआ था, रघुराम राजन साहब ने किया था। NPCI मतलब भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है इसको संचालित करते हैं। प्रमुख व्यक्ति इसके वर्तमान MD और CEO दिलीप अजबे हैं। कौन है, दिलीप अजबे हैं। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ये चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। तो दिलीप अजबे साहब जो है इसके प्रमुख व्यक्ति हैं या फिर MD या CEO बोल सकते हैं इसको आप। विवरण, यह एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन जैसे गूगल पे, फोन पे में जोड़ती है। इसमें सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें पैसे भेजने के लिए बैंक अकाउंट नंबर की जरूरत नहीं होती, केवल एक VPA मतलब वर्चुअल पेमेंट एड्रेस या मोबाइल नंबर ही काफ़ी होता है, ठीक। यह IMPS तकनीक पर आधारित होता है और 24/7 काम करता है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे, आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक। अब भीम की बात कर लेते हैं। भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी है, ठीक। लॉन्च कौन किया, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। UPI कब लॉन्च किया गया था,
11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। भीम कब लॉन्च किया गया था? 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। किसने किया था? नरेंद्र मोदी साहब ने किया था। संचालक यह भी एनपीसीआई द्वारा जो है विकसित और संचालित है। प्रमुख व्यक्ति इसमें कौन है? इसके संचालन की जिम्मेदारी भी दिलीप अजबे सीईओ एनपीसीआई के पास है। ठीक, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इनको यह ऐप डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। यह पूरी तरह सरकारी ऐप है जो सीधे बैंक खातों के साथ काम करता है। यह बिना इंटरनेट के भी *999# कोड के जरिए जो है काम कर सकता है। इसे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी विकल्प के रूप में पेश किया गया था और इसको लॉन्च भीम मतलब कि भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया। एनपीसीआई इसको देखती है। दिलीप अजबे साहब जो है इसके सीईओ हैं। ठीक, और ये जो है *99# कोड के जरिए जो है ऑफलाइन आप देख सकते हैं कीबोर्ड कीपैड मोबाइल पे भी, और स्वदेशी विकल्प के रूप में इसको जो है पेश किया गया था। अब बात करते हैं ई रूपी के बारे में। इसे लॉन्च जो है 2 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। संचालक एनपीसीआई, स्वास्थ्य विभाग और वित्तीय सेवा विभाग के सहयोग से बनाया गया है। प्रमुख व्यक्ति कौन है? इसके तकनीक ढांचे की देखरेख भी दिलीप अजबे साहब के पास ही है। विवरण क्या है? डिजिटल वाउचर है। यह ना तो कार्ड है ना ही नेट बैंकिंग, बल्कि यह एक क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग है। इसका उपयोग विशिष्ट कार्य के लिए होता है। उदाहरण के लिए अगर सरकार किसी को 1000 रुपये का जो है दवा वाउचर देती है तो केवल मेडिकल स्टोर पर ही चलेगा, कहीं और उसे कैश नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, मतलब ये कि आपके पास क्यूआर होगा। आजकल जो है लोग यूज करते हैं ना, जैसे मैं हूँ, ठीक ना, ये मैं क्या आप हैं और ये आपकी महिला मित्र हैं, आपकी महिला मित्र। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि जो है कहीं वो दुकान पे जाना चाहती हैं और जो है वहाँ से कुछ खरीदना चाहते हैं या फिर कुछ लेना चाहते हैं, तो आप उनको क्या करेंगे? आप उनको जो अपना मोबाइल ना दे करके आप क्या करिए, उनको 1000 रुपये का क्यूआर कोड दे दीजिए। ठीक ना, क्यूआर कोड दे दीजिए। वहाँ जाएंगे, वो स्कैन करेंगे तो उसमें सिर्फ 1000 रुपये ही आपका जो है वो कटेगा, डिडक्ट होगा, बस। ठीक, तो इस तरीके से चीज़ें। या फिर आप कभी लिए होंगे या अमेजन, फ्लिपकार्ट, इन सब चीज़ों से जब कोई प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं तो वो आपको जब क्यूआर स्कैन देता है, क्यूआर स्कैनर देता है, स्कैन जैसे आप करते हैं तो उसमें तुरंत के तुरंत जो है आपके पास जो है प्राइस मनी आ जाता है। ठीक ना, प्राइस मनी इतना आ जाएगा, मतलब आप कोड को स्कैन करेंगे तो आपको इतने रुपए के आसपास में जो है दिखा देता है, जो भी होता है। ठीक ना, तो वही यहाँ पे उसी चीज़ का जो है डिजिटल वाउचर, उसी के बारे में ये जो है जिक्र कर रहे हैं। ठीक ना, उसी चीज़ को ये समझाना चाहते हैं, ये चीज़ है। ठीक है, ठीक, समझ पा रहे होंगे, आई होप सो, ये चीज़ है। अब आइए चलते हैं AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसे भी क्या है 2016 के आसपास व्यापक स्तर पर शुरू किया गया था। संचालक एनपीसीआई है। प्रमुख व्यक्ति दलीप अजबे साहब हैं। ठीक, इनका नाम इतनी बार आया है कि अब याद हो गया होगा, दलीप अजबे साहब। ठीक है, या उन लोगों के लिए सबसे क्रांतिकारी उपकरण है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। ठीक है, इसमें आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप किसी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, जिसको बैंक मित्र बोला जाता है, के पास जाकर अपना आधार नंबर बताते हैं और फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक्स लगाकर पैसा निकाल या जमा कर सकते हैं। यह ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन का सबसे बड़ा जो है जरिया है। ठीक है, आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि वित्तीय समावेशन का सबसे बड़ा जरिया कौन है, तो आप बता सकते हैं कि AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है। ठीक है, ठीक, और इसको जो करता है उसे हम लोग बैंक मित्र बोलते हैं। अब ये पेटीएम है, प्राइवेट है। ठीक, लॉन्च इसकी शुरुआत अगस्त 2010 में एक मोबाइल रिचार्ज वेबसाइट के रूप में हुई थी। ठीक है, मतलब इसको जो है इसमें हम लोग क्या करते थे, मोबाइल रिचार्ज करते थे। ठीक ना, और जो है उस टाइम पे ये बहुत पॉपुलर हुआ करता था कि एक मोबाइल पे रिचार्ज करिए तो जो है इतने रुपए कैशबैक आते थे। इसका यूज़ हम लोगों ने बहुत किया है। ठीक है, ठीक, अब इसमें संस्थापक और CEO के बारे में देख लीजिए, विजय शेखर शर्मा। ठीक ना, विजय शेखर शर्मा। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, चीज़ें अपडेट होती हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ भाई, जो चीज़ें अपडेट होने लायक हैं उसको एक बार ज़रूर क्रॉस चेक कर लिया करिए। ठीक है, हम लोग के भरोसे नहीं बैठिए, हम लोग बस आपको चीज़ें बता रहे हैं। पढ़ना और जो है उसको थोड़ा सा और सत्यता की जांच भी करना जो है आजकल बहुत ज़रूरी है। हो सकता है बाय मिस्टेक कभी कभी चीज़ें गलत हो सकती हैं, क्योंकि भाई ये जो है आपका जो है कभी भी चीज़ें ये चेंज हो सकती है ना, चेंजेबल डेटा है तो इसमें चीज़ें चेंज होती रहती है, तो इस वजह से इसको जो है अपने आप को अपडेट रखिएगा। विजय शेखर शर्मा साहब। ठीक, विवरण क्या है, यह भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट डिजिटल वॉलेट और पेमेंट गेटवे बना है। 2017 में इन्होंने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की भी शुरुआत की। क्या 2017 में इन्होंने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की भी शुरुआत की। हालांकि अब यह मुख्य रूप से एक थर्ड पार्टी ऐप के रूप में UPI और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। थर्ड पार्टी के रूप में बात की जा रही है, गवर्नमेंट नहीं है ये। ठीक है, फोन पे
इसको इससे भी जो है आप जो है परिचित होंगे। ठीक है, ये सब गवर्नमेंट नहीं है, उसके पहले जो जहाँ पे जिसको एनपीसीआई जो है रन कर रहा है ना, वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ठीक ना, किससे रिलेटेड है? गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ठीक ना, ठीक। और ये सब चीज़ें क्या है, प्राइवेट हैं आपकी, मतलब कि जो है ये थर्ड पार्टी ऐप है। फ़ोन पे लॉन्च कब हुआ था? दिसंबर 2015 में हुई थी। इसका यूपीआई ऐप अगस्त 2016 में लॉन्च किया गया। संस्थापक और सीईओ समीर निगम है। कौन है? समीर निगम साहब है। ठीक, विवरण के बारे में देख लीजिए। यह वर्तमान में भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला यूपीआई ऐप है। यह केवल भुगतान ही नहीं बल्कि बीमा, म्यूचुअल फंड, सोने में निवेश की सुविधा भी देता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में। ठीक, ये पूछा जा सकता है आपसे, फ़ोन पे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आप बता सकिएगा बेंगलुरु में है। आइए आगे चलते हैं। गूगल पे, ठीक, इसको पहले क्या बुलाया जाता था? तेज बुलाया जाता था। ठीक, लॉन्च भारत में से 18 सितंबर 2017 को तेज के नाम से लॉन्च किया गया था, जिसे बाद में जो है गूगल पे कर दिया गया। ठीक, प्रमुख व्यक्ति ग्लोबल स्तर पर गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई साहब है। ठीक, जबकि भारत में इसके ऑपरेशंस को अम्बरीश केंगे, कौन? अम्बरीश केंगे देखते हैं, वीपी हैं, वाइस प्रेसिडेंट गूगल पे जैसे अधिकारी देखते हैं इसको। विवरण क्या है? यह गूगल का अपना भुगतान ऐप है जो भारत के यूपीआई इकोसिस्टम का उपयोग करता है। यह अपनी सुरक्षा और स्क्रैच कार्ड के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ था। ठीक, मतलब आप जब किसी को पेमेंट करते हैं तो एक आपको जो है कार्ड देता है या फिर रिवार्ड देता है, जिसको आप स्क्रैच करके उसमें से कुछ बेनिफिट ले सकते हैं उसका यूज करके। ठीक है, ठीक, इसका भी यूज जो है, अब देखिए कोई भी मोबाइल है वो किस पे बेस्ड है? आपका एंड्रॉयड बेस्ड आता है। ठीक, एंड्रॉयड बेस्ड है, और एंड्रॉयड बेस्ड है तो मतलब कि वो गूगल बेस्ड होता है, लगभग गूगल बेस्ड आ रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो अगर गूगल बेस्ड है तो उसमें क्या है, ये गूगल का आपका जो है जी पे जो जरूर आपको जो है इनबिल्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, यूएसएसडी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, इसका फुल फॉर्म क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ठीक, 99 हैज़ है। ठीक है, लॉन्च इसने 2012 में शुरू किया गया था और 2014 में इसे सभी बैंकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, ठीक, संचालक इसे एनपीसीआई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा चलाया जाता है। प्रमुख दिलीप अस्पे साहब है, सीईओ एनपीसीआई। विवरण क्या है? यह बिना इंटरनेट और बिना स्मार्टफोन के काम करने वाला सबसे महत्वपूर्ण टूल है। इसमें मोबाइल से स्टार 2 स्टार, फिर उसके बाद स्टार 99 हैज़, फिर 2 स्टार डायल करना होता है। यह सेवा जीएसएम फ़ोन पर काम करती है और इसके जरिए बैलेंस चेक करना, पैसे भेजना संभव है। इसे खास तौर पर ग्रामीण भारत के लिए जो है बनाया गया है। ये कोड आप ध्यान रखिए बस, स्टार 99 हैज, इसको याद रखिएगा। ठीक, और ये कीपैड मोबाइल से जो है चीज़ों को मतलब पैसे का भुगतान या फिर जो बैलेंस चेक करने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, एनपीसीआई द्वारा। आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा बॉस, ये जरूरी है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, क्या? आईएमपीएस मतलब इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस लॉन्च कब किया गया? इसे 22 नवंबर 2010 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, संचालक कौन है? एनपीसीआई है। 22 नवंबर 2010 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, दिलीप अस्मे साहब है। विवरण, यह भारत में 24/7 पैसे भेजने की पहली ऐसी तकनीक थी जो तुरंत काम करती थी। इसी तकनीक के आधार पर बाद में यूपीआई जो है विकसित किया गया। ठीक ना, जो यूपीआई विकसित किया गया है उसका जो बेस था वो कौन था? आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस है। ठीक है, ठीक, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में जो इमीडिएट ट्रांसफ़र होता है वह इसी के जरिए जो है संभव हो पाता है। नेक्स्ट है आपका एनईटीसी फास्टैग, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। ये क्या है? इसे 2014 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर और 2016 में पूरे देश में शुरू किया गया। ठीक, इसका संचालक भी कौन है? एनपीसीआई और एनएचएआई है। ठीक, एनएचआई मतलब कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बोला जाता है। इसको जो है एनपीसीआई और एनएचएआई दोनों मिल करके चलाते हैं। प्रमुख एनएचएआई के वर्तमान चेयरमैन संतोष कुमार यादव साहब हैं। विवरण, यह सड़क परिवहन के लिए एक वित्तीय उपकरण है जिसमें आरएफआईडी तकनीक का उपयोग होता है, जिससे टोल प्लाजा पर बिना रुके डिजिटल भुगतान हो जाता है। यह भारत में सभी वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, ठीक, मतलब ये कि आपके जब गाड़ी आपके पास 4 व्हीलर होती है तो उसमें देखे होंगे आगे कांच पे जो है ऐसे छोटा सा एक जो है इस तरीके से स्टिकर लगा होता है। ठीक है, उसमें जो है उसको कुछ कोड होता है, उसमें जो है स्कैन कर लेते हैं, जो टोल टैक्स वाले जो गेट होते हैं स्कैन कर लेते हैं और आपका पैसा जो है डिडक्ट हो जाता है। ठीक, तो ये इसी के बारे में बात की जा रही है। जो ये लगा होता है उसी को बोला जा रहा है ना फास्टैग।
क्या है, फास्ट टैग होता है ये, ठीक ना। इसमें रिचार्ज आप करते रहते हैं और आपका पैसा कटता रहता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन बोला जाता है, ठीक है। इसमें जो ये किसके माध्यम से चल रहा है, एनपीसीआई और एनएचआई का ज्वाइंट ऑपरेशन है, ठीक। संतोष कुमार यादव एनएचआई के जो है वर्तमान चेयरमैन हैं, ठीक। आगे चलते हैं। रुपे कार्ड सिस्टम 26 मार्च 2012 को लॉन्च किया गया और 8 मई 2014 को जो है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया, 8 मई 2014 को। संचालक एनपीसीआई दलीप अस्बे साहब हैं। यह भारत का अपना स्वदेशी कार्ड नेटवर्क है, वीज़ा और मास्टर कार्ड की तरह इसको जो है बोला जा रहा है, ठीक। इसे अंतर्राष्ट्रीय कार्डों पर निर्भरता कम करने के लिए बनाया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सभी खातेदारों को यही कार्ड दिया जाता। आप जाते हैं ना तो बोलते हैं जो आपको एटीएम मिलता है, एटीएम जो मिलता था पहले क्या मिलता था, उस पर वीज़ा लिखा होता था, ठीक ना, वीज़ा लिखा होता था, या फिर जो है मास्टर कार्ड लिखा होता था, क्या मास्टर कार्ड लिखा होता था। अब उसमें क्या लिख करके आता है, आपका रुपए लिख करके आता है। क्या लिख के आता है भाई, रुपए लिख करके आना है, ठीक है। तो ये क्या है कि अपना स्वदेशी कार्ड है जिसमें क्या लिखा होता है, रुपए लिखा होता है। इसको लॉन्च कब किया गया था, 26 मार्च 2012 को लॉन्च किया गया था, लेकिन राष्ट्रपति महोदय द्वारा जो है 8 मई 2014 को जो है इसको देश को जो है समर्पित कर दिया गया, 8 मई 2014 को, ठीक है, ठीक। ये चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं बीबीपीएस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। इसे 2017 में पूरी तरह से संचालित किया गया। संचालक एनपीसीआई, बीबीपीएस भारत बिल पेमेंट सिस्टम 2017 में लॉन्च किया गया। एनपीसीआई जो है कि सहायक कंपनी एनबीबीएल, एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड, ठीक ना। एनबीबीएल का मतलब क्या हो गया आपका, एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड, ठीक ना, भारत बिल पे लिमिटेड। इसके जो प्रमुख है कौन है, नुपुर चतुर्वेदी जो है इनके हेड हैं। विवरण, यह एक ऐसा एकीकृत मंच है जहां आप बिजली, पानी, गैस, डीटीएच और लोन के ईएमआई का भुगतान एक ही जगह से कर सकते हैं। जितने भी ऐप्स फोन पे, पेटीएम बिल पेमेंट दिखाते हैं वे पीछे से बीबीपीएस का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक। मतलब जैसे आप फ़ोन पे का आप यूज कर रहे हैं तो फ़ोन पे एग्जैक्टली किसका यूज कर रहा है, बीबीपीएस का जो है वो यूज कर रहा है, ठीक ना। जो आपको ये चीज़ें दिखती नहीं है, ठीक ना, वो पीछे से इनडायरेक्टली जो है इसका यूज करके जो है आपका पेमेंट करती है, ठीक। आगे चलते हैं। NACH, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, इसे 1 मई 2016 को बड़े स्तर पर लागू किया गया है, ठीक है। एनपीसीआई इसका संचालक है, दिलीप अस्बे साहब है। विवरण, यह टूल बल्क ट्रांजैक्शन मतलब एक साथ बहुत सारे भुगतान के लिए किया जाता है। कंपनियों द्वारा वेतन देना, सरकार द्वारा सब्सिडी भेजने, आपके खाते से ऑटोमेटिक ईएमआई कटना इसी सिस्टम के माध्यम से होता है। NACH, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ठीक, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस 1 मई 2016 को लॉन्च किया गया था। एनपीसीआई मुख्य संचालक है इसका। इसमें क्या होता है, बल्क ट्रांजैक्शन में चीज़ों को भेजना होता है, ठीक ना। जैसे आपकी क्या मतलब, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट में किसी की सैलरी आ रही, ठीक ना, कि सैलरी आ रही है तो रेलवे क्या करेगा, NACH मतलब नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस से जो है क्या करेगी, इसको जो है पूरा का पूरा जो है बल्क में जो है पैसे को भेज देती है इसी के माध्यम से। नेक्स्ट है आपका डिजी धन डैशबोर्ड। इसे 2017 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जो है शुरू किया गया है। प्रमुख वर्तमान आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के मंत्रालय के अधीन है, ठीक ना। ये नाम थोड़ा सा आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आई होप सो, कुछ डाउट लग रहा है मेरे को, ठीक है, ठीक। ये जो अश्विनी वैष्णव साहब इस समय जो है रेल मंत्री हैं, क्या है, ये रेल मंत्री हैं, ठीक ना, रेल मंत्री हैं। और आईटी मंत्री कौन है इसमें आप चेक कर, इसमें जो है अश्विनी वैष्णव जो है रेल मंत्री के साथ साथ जो है आईटी मंत्री भी यही हैं, ठीक है ना, ठीक, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, चेक कर लिया मैंने, आईटी मंत्री भी यही हैं और रेल मंत्री भी यही हैं, ठीक है। विवरण क्या है, यह एक निगरानी टूल है, मॉनिटरिंग टूल है जो भारत में हो रहे सभी डिजिटल लेन देन का रियल टाइम डेटा को दिखाता है। इसका उपयोग सरकार डिजिटल अर्थव्यवस्था की प्रगति को मापने के लिए करती है, ठीक ना, जो डिजी धन डैशबोर्ड है, ठीक ना, ठीक। आगे देखते हैं डिजिटल रूपी ER या फिर CBDC। इसे जो है 1 दिसंबर 2022 को रिटेल मतलब आम जनता के लिए लॉन्च कर दिया गया था। डिजिटल रूपी ER CBDC 1 दिसंबर 2022 को इसे जो है सबके लिए लॉन्च कर दिया गया। संचालक के बारे में देखते हैं, इसे सीधे RBI भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रित करता है। प्रमुख इसके सर्वेसर्वा RBI गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, ठीक ना। विवरण, यह भारत की अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। यह UPI से अलग है क्योंकि UPI में बैंक खाते से पैसा कटता है, लेकिन डिजिटल रुपया खुद में एक डिजिटल कैश नोट है। इसे रखने के लिए आपको बैंक खाते की जरूरत नहीं, बस एक डिजिटल वैलेट चाहिए होता है, ठीक है, ER। नेक्स्ट है आपका
रोज़र पे, ये क्या है, एक पेमेंट गेटवे है। जैसे आप किसी का भुगतान करते हैं, कोई जैसे आप किसी कोचिंग का जो है कोर्स खरीदते हैं आप जा करके, तो अगर आप खरीदते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, आप जो है ऑनलाइन वहाँ पे भुगतान करते हैं। जब आप भुगतान करते हैं तो आपके पास रोज़र पे करके कुछ इस तरीके से लिख करके आता है, ठीक ना, रोज़र पे लिख करके आता है, ठीक। तो ये क्या है, एक पेमेंट गेटवे है जिसके जरिए जो है पेमेंट किया जाता है। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। संस्थापक और सीईओ हर्षिल माथुर साहब है, ठीक। विवरण, जब आप किसी वेबसाइट या ऐप पर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो पेमेंट पेज खुलता है, वह अक्सर रोज़र पे का होता है या व्यापारियों को कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई से पैसा स्वीकार करने की सुविधा देता है। यह भारत के सबसे बड़े यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में से एक है, ठीक है। आगे चलते हैं। सीटीएस, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। सीटीएस मतलब क्या, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। लॉन्च 2008 में, पायलट प्रोजेक्ट और 2010 में पूरी तरह लागू कर दिया गया, ठीक। पायलट प्रोजेक्ट 2008 में, 2010 में संपूर्ण जो है इसको पूरी तरीके से लागू कर दिया गया। संचालक एनपीसीआई दलीप अश्विन साहब। यह चेक को भुनाने का डिजिटल तरीका है। पहले चेक को एक शहर से दूसरे शहर भौतिक रूप से भेजा जाता था, लेकिन अब चेक की डिजिटल फोटो खींचकर भेजी जाती है, जिससे चेक एक दिन में क्लियर हो जाता है, ठीक है। मतलब फोटो क्लिक किया, फटाक से वहाँ पे भेज दिया और आपका चेक जो है फटाक से क्लियर हो गया। नहीं तो यहाँ से वहाँ गाड़ी ले जा करके, गाड़ी ले करके जाती थी, तब जा करके कहीं क्लियर होता था आपका ये जो है क्या नाम है इसका, चेक, ठीक ना, चेक क्लियर होता था। सीटीएस में फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। क्या, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। लॉन्च 2008 में किया गया है, पूरे तरीके से लागू जो है 2010 में। संचालक एनपीसीआई, प्रमुख दलीप अश्विन साहब हैं। मोबाइल बैंकिंग ऐप्स देख लेते हैं। लॉन्च, भारत में मोबाइल बैंकिंग की शुरुआत 2008 में हुई थी, 8 में हुई थी, ठीक। मोबाइल बैंकिंग ऐप्स की शुरुआत कब हुई थी भैया, 2008 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी, जैसे आईसीआईसीआई और एचडीएफसी के माध्यम से। संचालक व्यक्तिगत बैंक होती हैं, ठीक। जैसे एसबीआई के लिए योनो हो गया, योनो जानबे करते हैं आप लोग, ठीक। उसमें क्या होता है, पीएनबी के लिए पीएनबी 1 हो गया। प्रमुख संबंधित बैंक के चेयरमैन हो गए, जैसे एसबीआई के चल्ला श्री निवासलू शेट्टी साहब हैं, ठीक। वो जो है उसके हेड हो जाएंगे, ठीक। विवरण, या बैंक का अपना सुरक्षित ऐप होता है जहां आप एफडी बनाना, चेकबुक मांगना, स्टेटमेंट देखना जैसे काम कर सकते हैं, या नेट बैंकिंग का मोबाइल वर्जन होता है, ठीक है, ठीक। अब इसमें देख लीजिए, ये 2008 में लॉन्च हुआ था मोबाइल बैंकिंग ऐप्स, ठीक है। आगे चलते हैं। माइक्रो एटीएम, ये क्या है, माइक्रो एटीएम लॉन्च इसे 2012-13 के आसपास वित्तीय समावेशन के लिए लाया गया था। संचालक विभिन्न बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक्स जैसे संस्थान है। प्रमुख अनुव्रत विश्वास साहब हैं, ठीक। एयरटेल पेमेंट बैंक सीईओ हैं, ठीक। ये हो गया। विवरण, यह एक छोटी सी मशीन होती है जिसे बैंक मित्र लेकर चलता है। इसमें कार्ड स्वाइप करने और अंगूठा लगाने की सुविधा होती है। यह उन गाँवों के लिए चलता फिरता बैंक है जहाँ एटीएम की मशीन नहीं लग सकती, ठीक है। जैसे आप अभी यूनियन बैंक है, ठीक ना, यूनियन बैंक है, यूनियन बैंक है, ठीक, यूनियन बैंक है। उसने भी कुछ अपना जो है सहायक जो बैंक मित्र होते हैं उनको अपॉइंट किया हुआ है, ठीक। उनके पास एक छोटी सी मशीन होती है, छोटी सी मशीन होती है। आप वहाँ पे जाइए, अपना आधार कार्ड दीजिए और अपना क्या करिए, पैसा निकालिए, या फिर जो है अपना कोई कार्ड है तो कार्ड के थ्रू जो आप पैसा निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं। आधार कार्ड है तो उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। इसी तरीके से लगभग बैंकों ने जो है अपना जो है बैंक मित्र बना करके रखा है, जिससे क्या होता है, लोग पैसा जमा कर सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये माइक्रो एटीएम क्या होता है, चलता फिरता एटीएम होता है, गांव देहात के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट वाला काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एमएसटीपी, मोबाइल स्टेवार्डशिप एंड ट्रांजैक्शन पोर्टल। इसे सरकारी योजनाओं की निगरानी के लिए 2018-19 के दौरान मजबूत किया गया। प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सचिव हैं। विवरण, यह पोर्टल सरकारी सब्सिडी के लेन देन को ट्रैक करता है ताकि पैसा सीधे किसान के खाते में ही जाए और कहीं पे भी ना भटके, ठीक है। डिजिटल लेन देन की सुरक्षा के लिए मुख्य प्रोटोकॉल क्या क्या है। पहला है, इसको जो है देखते हैं, 2FA, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। क्या है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसको मैं बता चुका हूं एक बार। इनक्रिप्शन मतलब लेन देन के दौरान डेटा को कोड में बदल देना ताकि हैकर उसे ना पढ़ सके, ठीक है, ठीक। एनपीसीआई का स्विच जो हर सेकंड लाखों ट्रांजैक्शन को बिना फेल हुए प्रोसेस करता है। ये आपके जो है 3 चीज़ें मुख्य इसमें, 2FA, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इनक्रिप्शन, और ये कोडिंग में जो है चेंज कर दे ताकि हैकिंग का डर खत्म हो जाए। एनपीसीआई जो हर सेकंड लाखों ट्रांजैक्शन के बिना फेल हुए प्रोसेस करता रहता है, ठीक। तो अब ये चीज़ें यहाँ से आपकी क्या होती है, खत्म होती हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ये जो है आपकी लेखपाल के लिए तो ज़रूरी है ही है। जो आपका जो है अभी यूपी में जो है निकला हुआ है आपका
एएसओ के लिए जो वैकेंसी उसके लिए भी है, लोअर पीसीएस के लिए है उसके लिए भी ये ज़रूरी है, ठीक है आपका। और जो बैंकिंग एग्जाम होते हैं वहाँ पे भी ज़रूरी है, और एसएससी सीजीएल ठीक ना, जिसमें कंप्यूटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है। तो इसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्लीज़ इसको देखना नहीं भूलिएगा। ओके, थैंक यू।